तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज शुरुआत करते हैं फिर लेक्चर नंबर 4 से फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपना डिस्कशन चल रहा था। इसी डिस्कशन में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जो आज डिस्कस करना है हमको, वो करना है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन किसका करना है? इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कोर्ट्स। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज के आपको जो कोर्स दे रखे होते हैं, अब तक तो मैंने आपको बताया था, इंटरप्रेट करके बता ही रहा था मैं आपको कि किस टाइप से आप कोड को इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन अब प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है हमारा, प्रॉपर एक टॉपिक है जिसमें हमको बताया जाएगा कैसे कैसे आपको जो कोड्स हैं वो इंटरप्रेट किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ, देखो आपको दे रखा हुआ अगर ऐसे रुपी पर डॉलर अगर आपको दे रखा है 70/72, तो आप इसको इंटरप्रेट करते थे कि ये जो कोड है आपको, ये डॉलर का कोड दे रखा है। एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, $1 इक्वल्स टू आपका या तो 70 होगा या ऑब्लिक 72 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आप रेट यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप बाय करेंगे डॉलर को तो इस रेट पे बाय करेंगे, सेल करेंगे तो आप इस रेट पे सेल करेंगे, डेट इज हल्का रेट, डेट इज 70। ठीक है, तो ये तो आपको अभी तक डायरेक्टली आपको बताया गया था कि कोर्स जब आपको ऐसे दे रखे होते हैं देन आपको इंटरप्रेट इस हिसाब से करने। अब बात आती है, अगर मैं लिखता हूँ आप अगर एक कोड दे रखा है आपको, लेट से रुपी पर डॉलर इक्वल्स टू 70/2, अगर इस तरीके से आपको जब कोड दे रखा होता है देन आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? आप इसको इंटरप्रेट करेंगे जो आपकी, देखिए लास्ट लास्ट में जो वैल्यू दे रखी होगी, इस वैल्यू को आप एज्यूम करेंगे कि इसका जो फर्स्ट हम कह सकते हैं वंस प्लेस है, जो उसका जो उसकी डिजिट फर्स्ट डिजिट आएगी उस डिजिट पे आपको उसको प्लेस करना है, दैट इज आपको उसको इंटरप्रेट करना है आपको 70/72। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दे रखा है रुपी पर एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दे रखा है रुपी पर पाउंड, लेट से आपको दे रखा है 100, वो 100/02, इस तरीके से आपको कोड दे रखा है। देन आप मेरे को इंटरप्रेट करके बताइए कि जो आपका बाय वाला रेट है वो क्या है और सेल वाला रेट क्या है। तो इस कोड को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? रुपी पर पाउंड, इसको हम इंटरप्रेट करेंगे 100/102। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी ये वाली डिजिट्स हैं आप इसको प्लेस कर देंगे, इसकी जो लास्ट वाली डिजिट है उन पर प्लेस कर देंगे। इस तरीके से आप कोड्स को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको येन पर डॉलर दे रखा है, येन पर डॉलर कितना दे रखा है आपको? 179/2 दे रखा है। देन इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप? इसको इंटरप्रेट करेंगे आप येन पर डॉलर इक्वल्स टू आपका 179। अब क्योंकि हम इधर इसको करेंगे 172 करेंगे, 2 को अगर हम 9 की जगह प्लेस करेंगे देन इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो आप बाय करेंगे वो कौन से रेट पे करेंगे? 172 पे आप बाय करेंगे, और जो सेल करेंगे आप कौन से? 179 पे। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी आपका कस्टमर होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डील करता है वो पागल कस्टमर होता है। पागल कस्टमर क्यों होता है? पागल का हमने इंटरप्रिटेशन किया था, पागल का इंटरप्रिटेशन किया था, वो खरीदता महंगे में है, बाय करता है महंगे में, और सेल करता है वो हमेशा सस्ते में। ठीक है, इसलिए हम उस कस्टमर को पागल कस्टमर कहते हैं, और हमेशा हमको फॉरेन जो एक्सचेंज टॉपिक है उसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व करते हुए चलना है। तो अब देखिए, इस कंडीशन में क्या है, कस्टमर कम में खरीद रहा है और महंगे में सेल कर रहा है, तो इसलिए हम इस कोड को ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसको इंटरप्रेट करेंगे हम येन पर डॉलर इक्वल्स टू आपका 179/182। इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। सर अब आप हमको ये बताइए कि आपने 182 क्यों लिखा है? मैं बताता हूँ आपको हमने क्यों लिखा 182। क्योंकि आपको एक एजम्पशन मान के चलना है। एजम्पशन क्या मान के चलना है आपको? एजम्पशन मान के चलना है जो कस्टमर बाय करेगा उसका जो रेट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा देन जो कस्टमर सेल करेगा उस रेट से। मतलब सेल वाला रेट हमेशा आपका कम होगा और बाय वाला रेट हमेशा ज्यादा होगा। इस एजम्पशन पे हमको चलना है। तो इस एजम्पशन के हिसाब से हमारा जो ये वाला रेट होगा आपका, दैट इज राइट हैंड साइड वाला जो रेट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड वाले रेट से, ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड वाले रेट से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, इस एजम्पशन पे आपको हमेशा कोर्स अपने कंसिडर करने हैं।
तो जब ये वाला 172 आपका ग्रेटर होना चाहिए 179 से, तो ऐसा हम क्या करें, ये 172 है, ये ग्रेटर हो जाए। ग्रेटर कैसे हो जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम 9 की जगह ही 2 रिप्लेस कर देंगे तो ये तो कम हो रहा है हमारा, ये तो हमारा लेस देन हो जाएगा 179 से। इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो इसके आगे वाली डिजिट है, डेट इज ये इसको हम बोलते हैं वंस डिजिट, इसको हम बोलते हैं टेंस डिजिट। जो टेंस वाली आपकी डिजिट है, डेट इज सेकंड वाली जो डिजिट है, उसको आप एक +1 कर देंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे, सपोज मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने ट्रैप किया है। 179 था आपका, सेल वाला रेट आपका 179 था। बाय वाले रेट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको करना है टू का ट्रीटमेंट करना है आपको इसमें, क्योंकि आपको सेल का रेट बता रखा है, बाय का रेट बता रखा है आपको। जो आप बाय करेंगे वो /2 है, तो 2 को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, 2 को आप इंटरप्रेट करेंगे अगर हम इसमें डायरेक्टली ही 2 ऐड डायरेक्टली हम इसमें 2 ऐड करते हैं, 172 ऐड करेंगे तो ये जो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपका 7 है, इसको +1 कर देंगे, 7 में +1 डेट इज 182 कर देंगे हम इसको, जिससे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेट्स से CHF पर डॉलर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 1.6525/32 आपको दे रखा है। अब आप बताइए कोड क्या होगा इस केस में। जो आपका कोड होगा आप इंटरप्रेट करेंगे 1.6525/1.6532, आप इसको सीधे सीधे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यही मैं कहूँ आपसे दूसरे एग्जांपल में, CHF पर डॉलर अगर आपको सपोज दे रखा है 1.6585 का, और इधर दे रखा है आपको इधर दे रखा है सपोज 05, केवल आपको 05 दे रखा है, तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आप इसको इंटरप्रेट करेंगे 1.6585 अब इधर आप अगर लिखते हैं 1.6505 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो रेट है आपका राइट हैंड साइड वाला ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, हमने लिखा था ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए देन लेफ्ट हैंड साइड वाले रेट से। देयरफॉर ये वाला जो अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.0 मतलब 05 को हम लास्ट में ऐड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला रेट आपका बढ़ा है, ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम ये कर सकते हैं, जो आपकी थर्ड वाली डिजिट है उसमें +1 कर सकते हैं, तो हम करेंगे 1.6605। तो इसका जो कोड होगा जो आप इंटरप्रेट करेंगे वो होगा 1.6585/1.6605, ये आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज आपका पाउंड पर डॉलर आपको दे रखा है 0.7985/65 आपको दे रखा है, देन आप इसको इंटरप्रेट कीजिए। अब तो सर हमको समझ में आया कैसे इंटरप्रेट करना है 0.7985। अब क्योंकि अगर हम इसको 85 की जगह 65 लिखेंगे तो ये कम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रेट है हमारा वो ज़्यादा, लेफ्ट हैंड साइड वाला रेट हमारा ज़्यादा हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाला कम हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड वाला हमारा हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, 9 में +1 कर देंगे, डेट इज 0.1 प्लस करेंगे तो 0.80 हो जाएगा, 0.8065 हमारा नया रेट निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रुपी पर SGD आपको दे रखा है सपोज 58.95/0.005 आपको ऐसे दे रखा है, ये कोड दे रखा है। देन इसको इंटरप्रेट करके बताइए, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे 58.95। अगर डायरेक्टली हम 95 की जगह 05 लिख देंगे तो ये रेट कम हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, हम एक जो है हमारा 1 पॉइंट इसको बढ़ा देंगे। 1 पॉइंट किसको बढ़ाएंगे हम, 1 पॉइंट हम, ये आपको कोड दे रखा है, ऐसे दे रखा है आपको 0.05/0.05 जब आपको दे रखा है तो हम एक बढ़ा देंगे, एक डिजिट बढ़ा देंगे, 8 में 1 प्लस कर देंगे तो 59.05 हो जाएगा। मतलब आपको बढ़ाना है, मिनिमम बढ़ाना है आपको, जो आप बढ़ाएंगे वो उसके आगे वाली जो डिजिट होगी उसमें आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज इस हिसाब से करना है कि आपका जो इंक्रीज है वो मिनिमम इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये वाला हमारा नया कोड हो जाएगा। ऐसे ही रुपी पर SGD अगर आपको दे रखा है सपोज 59.9452 अगर आपको दे रखा है, देन आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और इधर दे रखा है 122, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको 59.9452/59, ये अब जो 9 है आपका, इसमें आपको +1 करना पड़ेगा, +1 करेंगे तो ये 0, ये 60 हो जाएगा आपके 59 की जगह, अब ये हो जाएगा 60.0122, ये आपका नया कोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से हम अपने कोर्स को इंटरप्रेट करेंगे।
ये हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कोर्ट्स का जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। यहाँ पे आप जो अपने रेलिवेंट कोर्ट्स हैं उनको कैसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो चीज़ हमने समझ ली है। ये वाला रेट आप देख सकते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड वाला जो रेट है वो ग्रेटर है देन द लेफ्ट हैंड साइड वाला रेट, यही हमको चाहिए। अब एक नया टॉपिक समझते हैं, डेट इज स्वैप पॉइंट्स। स्वैप पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। स्वैप पॉइंट्स क्या होते हैं? स्वैप पॉइंट्स का मतलब समझने के लिए, सपोज स्पॉट रेट आपको दे रखा है रुपी पर डॉलर का, डेट इज 85.20 दे रखा है, ऑब्लिक 85.90 आपको दे रखे हैं, और आपसे कह रखा है कि स्वैप पॉइंट्स हैं आपके। स्वैप पॉइंट्स आपको गिवन है, कितने गिवन है? स्वैप पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है आपको 30/50, ठीक है। और 2 मंथ्स का आपसे पूछ रहा है फॉरवर्ड रेट। आप हमको 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट निकाल के बताइए। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, स्वैप पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? स्वैप पॉइंट्स का मतलब होता है आपका बेसिकली प्रीमियम कह सकते हैं हम, या डिस्काउंट बोल सकते हैं। प्रीमियम या डिस्काउंट पॉइंट्स होते हैं हमारे, प्रीमियम या डिस्काउंट पॉइंट। जैसे हम प्रीमियम और डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, प्रीमियम को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और डिस्काउंट को हम लेस कर देते हैं। इसकी प्रीमियम की अगर हमको परसेंटेज दे रखी होती है तो हम प्रीमियम की परसेंटेज को ऐड करते हैं और डिस्काउंट की परसेंटेज को लेस करते हैं। ऐसे ही जो हमारे स्वैप पॉइंट्स होते हैं, स्वैप पॉइंट्स कुछ नहीं होता, केवल आपका जो प्रीमियम और डिस्काउंट की जो परसेंटेज होती है उसी को जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं देन उसको हम बोलते हैं स्वैप पॉइंट्स। तो मतलब क्या होता है स्वैप पॉइंट्स का? मतलब सिंपल सा है कि स्वैप पॉइंट्स का मतलब है आपका एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन या पॉइंट्स की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे उनको बोलेंगे स्वैप पॉइंट्स। तो आपको फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए क्या करना होता है, जो आपको स्वैप पॉइंट्स होते हैं जो आपके स्पॉट रेट होता है उसमें आपको ऐड करने होते हैं। अब वैसे जैसे हमने जो कोर्स को इंटरप्रेट करते हुए समझा था वैसे स्वैप पॉइंट्स को इंटरप्रेट करेंगे। जैसे आपको 30/50 दे रखा है, मतलब कहने का क्या है कि आफ्टर 2 मंथ जो आपका रुपीज है, रुपी पर डॉलर दे रखा है वो 85.2 है, उसमें 0.3 आप ऐड कर दीजिए और 85.9 में 0.50 ऐड कर दीजिए। देखिए समझाता हूँ। स्पॉट रेट जैसे आपका 85.20, इसमें आप ऐड कर दीजिए 30 को। 30 जो आप ऐड करेंगे, हमेशा याद रखना जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज को इंटरप्रेट करते हैं तो हम लास्ट से चलते हैं, दैट इज हम जो चलते हैं वो चलते हैं आपकी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से हम शुरुआत करते हैं। तो फिर आपका 85.90 ये भी स्पॉट रेट है और इसमें आपको बता रखे हैं स्वैप पॉइंट 50। तो जब आप ऐड करेंगे, आप इनको ऐड इधर से नहीं करेंगे, 85 + 30 ऐड नहीं करेंगे, आप करेंगे पॉइंट्स में ऐड करेंगे। तो 0.30 और 0.50, तो आपका जो नया रेट निकल के आ गया 85.50 और 85 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 86.40, ठीक है। इस हिसाब से आप इन रेट्स को इंटरप्रेट करेंगे। ये आपका इंटरप्रिटेशन का तरीका है स्वैप पॉइंट्स को इंटरप्रेट करने का। अब स्वैप पॉइंट्स को जब आप इंटरप्रेट करते हो तो हमेशा आपको एक चीज और चेक करनी है, डेट इज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? जो इन दोनों रेट्स के बीच का डिफरेंस होता है, डेट इज बिड और आस्क का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? 86.40 माइनस 85.50 जब आप करेंगे देन आपको स्वैप मिलेगा, तो स्प्रेड मिलेगा आपको 86.4 माइनस स्वैप स्प्रेड आ गया आपका 0.9 का स्प्रेड आ गया। और आपको स्प्रेड चेक करना है स्पॉट में। स्पॉट का जो स्प्रेड होगा वो कितना होगा आपका 85.9 माइनस 85.2, ये है आपका स्प्रेड 0.7। जब भी आप स्वैप पॉइंट्स को ऐड करें या लेस करें तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो स्प्रेड है, स्प्रेड ये ऑलवेज इंक्रीज होना चाहिए। मतलब स्वैप पॉइंट्स को आप ऐड करें या लेस करें तो स्प्रेड हमेशा आपका इंक्रीज होना चाहिए। जैसे हमने स्वैप पॉइंट्स को ऐड किया तो हमारा स्प्रेड 0.9 हो गया फ्रॉम 0.7 से। तो ये वाली कंडीशन हमेशा आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी जब भी आपका जो कोट आपने इंटरप्रेट किया वो सही है। कुछ और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, रुपी पर डॉलर है आपका 86.25 और 86.75, ठीक है। इस केस में हमारा स्प्रेड कितना है? इस केस में हमारा स्प्रेड है 0.5 का स्प्रेड हो गया हमारा। 86.75 में से 86.25 लेस करेंगे तो स्प्रेड 0.5 का हो गया। और आपको स्वैप पॉइंट्स बता रखे हैं, एसपी स्वैप पॉइंट्स बता रखे हैं 35/40। अब आपसे पूछा है फॉरवर्ड रेट, आप बताइए हमको फॉरवर्ड रेट क्या होगा। फॉरवर्ड रेट सिंपल ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे हम इनको पॉइंट्स में हमेशा ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 86.60 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 511 डेट इज 87.15 ये आपका हो जाएगा। 87.15 ये आपका निकल के आएगा। तो इस केस में आपका स्प्रेड कितना होगा? इस केस में आपका स्प्रेड होगा डेट इज 40 और 15 के तक 0.55 आपका स्प्रेड निकल के आता है।
तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्प्रेड है फॉरवर्ड में वो ग्रेटर देन द स्पॉट रेट। तो इसलिए जो हमने कोट इंटरप्रेट किया है वो हमारा सही है, करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपका रुपी पर डॉलर आपको दे रखा है 90/90.50 का और 91.2 का, और आपको इस केस में आपका स्प्रेड कितना है आएगा, स्प्रेड आएगा आपका 50 और 20 डेट इज 0.7 आपका स्प्रेड निकल के आता है इसमें। ठीक है, आपको बता रखा है जो आपके स्वैप पॉइंट्स हैं वो कितने बता रखे हैं आपको, 65/50 आपको स्वैप पॉइंट्स बता रखे हैं। अब आपसे पूछ रहा है वो व्हाट विल बी योर फॉरवर्ड रेट, आपका फॉरवर्ड रेट क्या होगा, फॉरवर्ड रेट वो आपसे पूछ रहा है। तो आप जैसे ही सिंपल पहले एवब वाली कैलकुलेशन आपने की थी वैसे ही आप कहेंगे कि सेम कर दीजिए कैलकुलेशन। देखिए करते हैं सेम। पहले 90.5 में 0.65 ऐड कीजिए आप, 90.5 प्लस 0.65 डेट इज 91.15 हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका 91.2 प्लस 0.5 91.7। तो इस केस में हमारा स्प्रेड कितना होगा, इस केस में हमारा स्प्रेड होगा 91.7 माइनस 91.15, 91.7 माइनस 91.15 डेट इज 0.55 का। अब देखेंगे जो हमने आपको बताया था कि आपकी हमेशा एक कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए जब आप स्वैप से वो फॉरवर्ड रेट्स कैलकुलेट करते हैं। डेट इज आपको जो स्वैप पॉइंट्स है, स्वैप पॉइंट्स ऐड करने के बाद जो आपका स्प्रेड है 0.55 ये ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए 0.7 का। लेकिन इस केस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही है इस केस में कंडीशन, क्योंकि आप देखेंगे जो स्वैप पॉइंट्स हैं वो आपके 65/50 है। मतलब क्या है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बेसिकली स्वैप पॉइंट्स आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ऊपर हमने देखा तो स्वैप पॉइंट्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इस केस में आपको स्वैप कैसे निकालेंगे आप, इस केस में जो आपका स्वैप निकलेगा वो ऐसे निकलेगा रुपी पर डॉलर इक्वल टू 90.5/91.2। स्वैप पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे 65 और 50। तो इस वाले केस में हमारा स्प्रेड कितना हुआ, स्प्रेड तो हमारा सेम रहेगा 0.7 का। फॉरवर्ड रेट हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रेट आप जब निकालेंगे तो इस केस में आप जो स्वैप पॉइंट्स हैं उनको लेस करेंगे ना कि ऐड करेंगे, क्यों, जब भी आपका जो स्वैप स्प्रेड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। 0.65 इसमें से लेस कीजिए और इसमें से लेस कीजिए 91.20 मान लेते हैं लास्ट में, माइनस कीजिए इसमें 0.50 को, देन आपका फॉरवर्ड रेट आपको निकल के आ जाएगा 90.85 आ गया इस केस में। 90.5 में से माइनस करेंगे आप, माइनस करेंगे 0.65 डेट इज ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 89.85, और ये निकल के आएगा आपका 91.2 माइनस 0.5 डेट इज 90.7। इस केस में आप जब आप स्प्रेड कैलकुलेट करेंगे, स्प्रेड कितना आएगा आपका, इस केस में स्प्रेड निकल के आएगा 90.7 माइनस 89.85 डेट इज 0.85 का आएगा। तो जो हमारी कंडीशन थी कि आफ्टर एडिंग द स्वैप पॉइंट्स जो हमारा स्प्रेड है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो वो फुलफिल हो गई। डेट इज आफ्टर एडिंग स्वैप पॉइंट्स हमारा स्प्रेड है 0.85 का, जो कि ग्रेटर है आपका 0.7 का। इसलिए जो हमारा स्वैप पॉइंट्स है जो कि हमने फॉरवर्ड रेट निकाला है वो सही निकाला है। तो आपको समझ में आया होगा। तो एक समरी जनरेट कर देता हूँ मैं, देखिए एक और बार समझा देता हूँ। जब आपके स्वैप पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो देन आप डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हैं, ऐड करके फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं। जब आपके स्वैप पॉइंट्स हमारे हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, उन स्वैप पॉइंट्स को लेस करना है, जब भी आपका जो एक्सचेंज रेट है वो सही निकल के आएगा। समरी एक जनरेट कर देते हैं। समरी क्या हुई इस हिसाब से, अगर स्वैप पॉइंट्स आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे 35/40 है, या 40/45 है, या हम कह सकते हैं 60/65 है, देन आपको डायरेक्टली ऐड कर देना है, ऐड इन स्पॉट रेट। स्पॉट रेट में आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। अगर हमारे जो स्वैप पॉइंट्स हैं, स्वैप पॉइंट्स हैं वो हमारे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन उस केस में जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका 40/35 है, या 45/40 है, 65/60 है, देन उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको
लेस कर देना है इन स्पॉट रेट। स्पॉट रेट में से आपको उसको लेस करना पड़ेगा टू फाइंड जो आपका फॉरवर्ड रेट है। इससे निकल के आएगा आपका फॉरवर्ड रेट, इससे भी निकल के आएगा आपका फॉरवर्ड रेट। ठीक है, और हमेशा ये चेक करना है आपको, कंडीशन एक हमारी चेक करनी है चेक पॉइंट्स को कैलकुलेट करते समय कि जो हमारा स्प्रेड है, स्प्रेड ऑफ फॉरवर्ड रेट जो आपको स्वेप पॉइंट सेट करने के बाद है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए स्प्रेड ऑफ स्पॉट रेट्स। ठीक है, ये हमारी एक समरी हमने जनरेट करके आपको बता दी। तो ये था हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें स्वेप पॉइंट्स का भी कॉन्सेप्ट हमने इधर कवर करा लिया। अब एक आध छोटे मोटे टॉपिक्स है उनको और देख लेते हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है उसकी बात करते हैं, इंटरबैंक रेट वर्सेस मर्चेंट रेट। इंटरबैंक रेट वर्सेस मर्चेंट रेट, इस टॉपिक की बात करते हैं। देखिए इंटरबैंक रेट क्या होता है, ये हमारा रेट होता है, रेट इन विच डीलर्स ऑब्लिक बैंक्स बैंक्स ट्रेड, या हम कह सकते हैं ट्रांजैक्ट। मतलब जो रेट हमारा डीलर्स और बैंक के लिए होता है फॉर ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसी रेट को हम इंटरबैंक रेट कहते हैं। सपोज इंटरबैंक रेट हमको दे रखा है, डेट इज 50, डेट इज आपको बता रखा है रुपी पर डॉलर इक्वल्स टू आपको 50/55 दे रखा है। देन इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बैंक है, बैंक जैसे कि हमारी SBI बैंक है, उसको अगर डॉलर खरीदना है, डॉलर बाय करना है, देन वो बाय कर सकती है हमारी, बाय कौन से रेट में, 55 रुपीज़ के रेट में वो बाय कर सकती है डॉलर को। और अगर उसको सेल करना है डॉलर, देन वो सेल कर सकती है आपकी 50 रुपीज़ में। और जबकि मर्चेंट रेट का मतलब क्या होता है, रेट इन विच नॉन डीलर्स डू ट्रांजेक्शन्स, नॉन डीलर डू ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्ट करते हैं वो लोग। जैसे नॉन डीलर्स कौन हो गए हमारे, सपोज कस्टमर्स। अब ये जो एक्सचेंज रेट है वो कस्टमर के लिए क्या अवेलेबल होगा, कस्टमर के लिए ये रेट अवेलेबल होगा आपका रुपी पर डॉलर इक्वल टू लेट्स से 52/57। जब यही रेट मतलब सेम रेट आपके लिए अवेलेबल है, जो कस्टमर के लिए जो रेट अवेलेबल होता है उसी रेट को हम बोलते हैं हमारा मर्चेंट रेट। कस्टमर को अगर बाय करना है, मर्चेंट रेट हो गए, अगर कस्टमर को बाय करना है तो बाय कर सकता है वो 57 के लिए 57 में, और सेल कर सकता है वो 52 रुपीज़ में। ये रेट होते हैं हमारे मर्चेंट रेट। बेसिकली इंटरबैंक रेट और मर्चेंट रेट में डिफरेंस इतना ही है, जो रेट हमारे हम कह सकते हैं डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जैसे कि बैंक्स हो गई आपकी, कोई भी कमीशन एजेंट्स होते हैं, उनके लिए जो रेट्स होते हैं उन्हीं रेट्स को हम इंटरबैंक रेट बोलते हैं। और अगर उन्हीं इंटरबैंक रेट्स में देखिए, जो इंटरबैंक रेट्स होता है, इन्हीं इंटरबैंक रेट्स में कुछ कमीशंस वगैरह, कुछ कमीशन हम कह सकते हैं, कुछ कमीशन, ब्रोकरेज जो ये डीलर्स वगैरह चार्ज करते हैं, उस कमीशन ब्रोकरेज को ऐड करके जो फाइनल रेट कस्टमर के लिए अवेलेबल होता है उस रेट को हम बोलते हैं मर्चेंट रेट। तो इंटरबैंक रेट्स और मर्चेंट रेट में डिफरेंस केवल इतना सही है, जो रेट हमारे डीलर्स के लिए अवेलेबल है, जिस रेट में हमारे डीलर ट्रांजेक्शन करते हैं आपस में, उस रेट को हम बोलते हैं हमारा इंटरबैंक रेट। और जो जिस रेट में हमारे कस्टमर ट्रांजेक्शन करते हैं उस रेट को हम बोलते हैं मर्चेंट रेट। और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, सपोज जो हमारी सपोज हमारी कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक वांट्स टू परचेज डॉलर्स, डॉलर खरीदना चाहती है, एंड और परचेज डॉलर फ्रॉम, हम कह सकते हैं फ्रॉम आपकी यस बैंक से वो खरीदना चाहती है डॉलर्स को, यस बैंक के पास डॉलर्स हैं, एंड यस बैंक कोट रेट, उसने क्या रेट कोट किया है, रुपी पर डॉलर इक्वल्स टू 70/75 एंड मार्जिन ऑफ 0.1% फॉर
रेट फॉर कस्टमर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। इस तरीके से एग्जांपल ले लिया है हमने। एग्जांपल में क्या है, आपकी कैनरा बैंक है, वो डॉलर परचेज करना चाहती है यस बैंक से। अब यस बैंक ने जो रेट कोट किया है वो 70/75 का किया है, और क्वेश्चन में बता रखा है मार्जिन ऑफ 0.1% आपसे चार्ज किया जाएगा कस्टमर से। अब यस बैंक ने जो ये रेट कोट किया है, वो किया है फॉर इंटरबैंक, और जो ये मार्जिन चार्ज करेगा वो फॉर कस्टमर से चार्ज करेगा। देन इसका मतलब जो इससे रेट निकल के आएगा वो होगा आपका मर्चेंट रेट। सिंपल सा मतलब है, अगर यस बैंक अगर किसी डीलर को फॉरेन करेंसी सेल करेगा तो इस रेट में सेल करेगा, और किसी कस्टमर को सेल करेगा तो उस पर 0.1% का मार्जिन चार्ज करके सेल करेगा। तो हम दोनों ही रेट निकाल लेते हैं। आपका इंटरबैंक रेट क्या है, इंटरबैंक रेट होगा आपका इस केस में जिस पर कैनरा बैंक खरीद पाएगी वो होगा आपका ₹/डॉलर इक्वल्स टू 70/75। अगर मैं कहूँ सपोज कैनरा बैंक की जगह सपोज RK खरीदना चाहता डॉलर फ्रॉम यस बैंक, देन यस बैंक जो उसको रेट कोट करती, वो रेट कोट करती मर्चेंट रेट। मर्चेंट रेट में क्या एडजस्टमेंट होती, जो इंटर बैंक रेट है उसमें 0.1% का मार्जिन चार्ज करेगी हमारी यस बैंक। तो मर्चेंट रेट क्या होगा हमारा, मार्जिन को एडजस्ट कर देंगे ₹/डॉलर 70/75 है, इसमें हमको मार्जिन एडजस्ट करना है। देखिए 70 पे जो हमारा कस्टमर है वो हमको सेल करेगा, तो सेल करते समय हम क्या करेंगे, उससे 0.1% का मार्जिन चार्ज करेंगे। मतलब क्या है, कहने का माइनस करेंगे। बाय करेगा हमसे तो 0.1% का मार्जिन चार्ज करेंगे, इसका मतलब क्या है, ऐड करेंगे। ऐसे समझिए आप, जब यस बैंक सेल करेगी देन कस्टमर बाय करेगा, यही तो है हमारा, कस्टमर बाय करेगा हमारा 75 पे प्लस उसका मार्जिन। अब जब बैंक सेल करेगी तो 75 तो कस्टमर से चार्ज करेगी प्लस जो उसका मार्जिन है 0.1% वो चार्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या है, जब कस्टमर बाय करता है तब उस केस में मार्जिन को ऐड करते हैं। मार्जिन को ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि कस्टमर की वो कॉस्ट बन जाती है। 75 प्लस 0.1% डेट इज 75.05075 पे कस्टमर हमारा बाय कर सकता है यस बैंक से। अगर मैं यही कहूँ कि जो कस्टमर है यस बैंक जो है हमारी बाय करना चाहती है, यस बैंक बाय करना चाहती है या कस्टमर हमारा सेल करना चाहता है डॉलर्स को, तो कितने पे सेल कर पाएगा, 70 माइनस इसका 0.1% का मार्जिन। कहने का मतलब क्या है, यस बैंक बोलेगी कि वैसे तो हमारा रेट 70 चल रहा है, इंटर बैंक का रेट तो 70 है, लेकिन जब कस्टमर के लिए हम इस ट्रांजेक्शन को अवेलेबल कराएंगे तो हम इससे 0.1% की जो फीस है अपनी वो भी चार्ज करेंगे। तो इसलिए जो कस्टमर को नेट जो हमारा रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा, 70 माइनस 0.1% डेट इज 69.93। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंटरबैंक रेट और मर्चेंट रेट्स का। इंटरबैंक रेट्स में कोई भी कमीशन, कोई भी मार्जिन हम कह सकते हैं कोई भी एडजस्ट नहीं होता। ये रेट्स हमारा प्योरली केवल जो हमारी डीलर्स हैं फॉरेन करेंसी के उनके लिए अवेलेबल होता है। अगर इसी रेट में हम कोई भी कमीशन, ब्रोकरेज या मार्जिन को एडजस्ट कर देते हैं देन इसी रेट को हम बोलते हैं मर्चेंट रेट, बेसिकली जो रेट कस्टमर के लिए अवेलेबल होता है। जैसे हमने देखा कि जैसे हमने देखा मार्जिन को हमने जब एडजस्ट कर लिया तो इंटरबैंक रेट ही हमारा मर्चेंट रेट बन गया। अब इसके लिए एक समरी मेरे दिमाग में आ रही है, उसको हम लिख लेते हैं। इन केस कस्टमर बाय करता है फॉरेन करेंसी को वो खरीदना चाहता है, देन इंटर बैंक रेट जो होते हैं आपके इंटर बैंक रेट को अगर आपको इंटर बैंक रेट से आपको निकालना है मर्चेंट रेट, देन आप क्या करेंगे, देन उस केस में आप क्या करेंगे, जब कस्टमर खरीदना चाहता है देन जो उसकी मार्जिन है, आप जो मार्जिन बैंक चार्ज कर रही है उसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, यही तो कि हमने जब कस्टमर हमारा खरीदना चाह रहा था तो हमने उसकी मार्जिन को ऐड किया है। और इन केस हमारा जो कस्टमर है वो सेल करना चाहता है फॉरेन करेंसी को, देन उस केस में जो हमारा इंटर बैंक रेट है उससे अगर हमको मर्चेंट रेट बनाना है देन उस केस में हम क्या करेंगे, मार्जिन को लेस करेंगे। यही तो कि हमने जब कस्टमर हमारा सेल करना चाहता था तो उस केस में हमने मार्जिन को लेस किया है, लेस करके हमारा रेट निकल गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो हमारा मर्चेंट रेट हमने निकाला है वो कितना है, हमारा मर्चेंट रेट डेट इज रेट अवेलेबल फॉर कस्टमर फॉर ट्रांजेक्शन, वो होगा आपका
69.93/75.05, ठीक है, ये हमारा रेट होगा मर्चेंट रेट। और जबकि हमारा इंटरबैंक रेट था 70/75 और इसका हमने मर्चेंट रेट बनाया तो हमारा मर्चेंट रेट निकल गया है 79.93/75.05। तो ये हमारा मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट का भी कॉन्सेप्ट रहता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, मर्चेंट इंटरबैंक रेट्स में जब आप कोई भी कमीशन ऐड कर देते हैं इंटरबैंक रेट्स में, जब भी आप कोई कमीशन ऐड या लेस कर देते हैं तो वो मर्चेंट रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कल एक कॉन्सेप्ट मैंने कराया था आपको, डेट इज आईसो कोड का, उसको एक और बार रिपीट कर देता हूँ। आईसो कोड का मतलब क्या होता है? आईसो कोड का मतलब होता है कि रिवर्स, रिवर्स में हम जब आपके करेंसी के जो कोड्स होते हैं, रिवर्स में जो कोड्स लिख देते हैं, रिवर्स रेट, बेसिकली मैं कहूँ रिवर्स रेट को ही हम आईसो कोड बोलते हैं। जैसे सपोज रुपी पर डॉलर है तो इसका आईसो कोड क्या होगा? इसका आईसो कोड होगा आपका USD/INR। जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है आपका आईसो कोड। आईसो कोड हमेशा उल्टे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है ये आपका डॉलर का कोड है। ठीक है, $1 का आपको कोड दे रखा है, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। आईसो कोड बेसिकली रिवर्स रेट होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, रुपी पर पाउंड आपको दे रखा है, रुपी पर पाउंड, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे आपका pound/INR। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारे आईसो कोड होते हैं, बेसिकली रिवर्स रेट होते हैं हमारे। ठीक है, आईसो कोड का भी कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं अपना। इट इज क्वेश्चन नंबर अपना जो 19 है, जो कल हमने LDR मार्क किया था। देखिए कल तक हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, अपना 18 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 19 से शुरुआत करते हैं, 19 से शुरुआत करते हैं और 19 जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 19 के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शायद हैंग हो गई है, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, 19 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। सन लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंपोर्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम जापान। सन लिमिटेड एक कंपनी है जो जापान से इक्विपमेंट खरीदना चाहती है, जिसकी कॉस्ट आपकी 34 लाख येन दे रखी है। कंपनी में अवेल द लोन 18% पे वो लोन अवेल कर सकती है विद द क्वार्टरली रेस्ट विद इट कैन इंपोर्ट द इक्विपमेंट। मतलब आपको बता रखा है क्वेश्चन में, कंपनी का जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको बता रखा है 18% पर एनम का है विद क्वार्टरली रेस्ट। विद क्वार्टरली रेस्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली रेस्ट का मतलब क्या होगा? बेसिकली ये जो आपका रेट होगा वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा। सॉरी, ये आपका रेट होगा क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा। ठीक है, क्वार्टरली रेस्ट का मतलब होता है आपका क्वार्टरली कंपाउंडिंग। 18% पर एनम विद क्वार्टरली रेस्ट का मतलब है आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो हम इसका जो रेट है ROI है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्वार्टर का निकालते हैं हम इसको। 18% क्वार्टर का रेट हमारा कितना आ जाएगा? 18 इंटू 3/12 डेट इज 4.5 आपका आ जाएगा। 4.5% पर क्वार्टर का हमारा रेट निकल के आ गया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद विच इट कैन इंपोर्ट द इक्विपमेंट। ठीक है, द कंपनी also has an offer from the Osaka branch of India based on the extending credit for 180 days at 2% per annum against the opening of irrevocable letter of credit। मतलब क्या है? क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि आप जो लोन अवेल कर सकते हैं वो जापान की एक बैंक है, डेट इज ओसाका ब्रांच। ओसाका बैंक की जो ब्रांच है वो इंडिया में भी प्रेजेंट है। ओसाका बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। ओसाका बेसिकली जापान की बैंक है और इस बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं जिसकी ब्रांच इंडिया में मौजूद है। ठीक है, और उसने बताया आपको 180 डेज का वो क्रेडिट देगी एट द रेट 2% पर एनम पे वो आपको क्रेडिट दे देगी। ठीक है, अगेंस्ट द ओपनिंग ऑफ इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, अगेंस्ट द लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट आपको वो लोन दे देगी। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है लोन लेने के लिए। या तो आप जो अपना इंडिया की बैंक है, बेसिकली जो इंडिया का इंटरेस्ट रेट है 18% पर एनम पे ले सकते हैं आप, या फिर 2% पर एनम पे ले सकते हैं, जो कि आपकी ओसाका ब्रांच है जापान की इंडिया में। फिर आपको बता रखा है एक्सचेंज रेट्स आपको बता रखे हैं। 100 रुपीज इक्वल टू 340 येन से 100 रुपीज इक्वल टू 345 येन है।
ठीक है। कमीशन चार्जेस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, बेसिकली जो आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड कर रही है ओसाका ब्रांच, उसके लिए आपको कमीशन देना पड़ेगा, डेट इज 2% पर एनम का, 2% पर 12 मंथ्स, मतलब 2% आपको कमीशन देना पड़ेगा फॉर 12 मंथ्स के लिए। तो हम जब क्रेडिट ले रहे हैं 6 मंथ का, 180 डेज का जब हम क्रेडिट ले रहे हैं तो कमीशन भी हम 6 मंथ का ही कंसिडर करेंगे वाइल कैलकुलेशन। ठीक है सर। एडवाइस वेदर द कंपनी हैज एन ऑफर, मतलब फॉरेन बैंक से लोन ले, मतलब जो फॉरेन बैंक है उसकी ब्रांच से लोन ले या फिर इंडिया से लोन ले, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम लोन लें, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, अगर हम इंडियन बैंक से ही लोन लेते हैं, इंडियन बैंक एट द रेट 18% पर एनम पे हमको मिलेगा, लेकिन ये क्वार्टर कंपाउंडिंग है, पर क्वार्टर कंपाउंडिंग है, पर क्वार्टर कंपाउंडिंग क्वेश्चन में रखा था क्वार्टरली रेस्ट। ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमको लोन कितना लेना पड़ेगा, लोन हमको लेना पड़ेगा, हमको पेमेंट करना है उसको 3400 लैक्स येन का हमको पेमेंट करना है, पेमेंट इन येन, येन में हमको पेमेंट करना है 3400 लैक्स का। ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करा लेते हैं, कन्वर्ट इनटू रुपीस, मतलब रुपीस में हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास वही बात करते हैं, इन हैंड क्या है आपके पास, इन हैंड, और वांट्स टू बाय क्या है, देखिए वांट्स टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हैं। इन हैंड आपके पास रुपीस होगा, क्योंकि आप एक इम्पोर्टर हैं, इम्पोर्टर हम मान के चल रहे हैं, आप इंडिया के इम्पोर्टर हैं, तो आपके पास रुपीस होगा, रुपीस से आप क्या खरीदना चाहते हैं, रुपीस से आप येन खरीदना चाहते हैं। ठीक है। तो हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया। आपको और जो कन्वर्ट कराएंगे आप वो डे 1 पे कराएंगे, क्योंकि आपको पेमेंट करना है डे 1 पे। इंडिया की बैंक से जब आप लोन लेंगे तो डे 1 पे कन्वर्ट करा के पेमेंट करेंगे। तो जब हम कन्वर्ट कराएंगे डे 1 पे, डे 1 पे जब हम लोग कन्वर्ट कराएंगे, डे 1 पे जब हम लोग कन्वर्ट कराएंगे तो कौन से रेट पे हम कन्वर्ट कराएंगे, हम करेंगे स्पॉट रेट पे कन्वर्ट, बिल्कुल सर स्पॉट रेट पे कराएंगे। ठीक है। जब हम इंडिया से लोन ले रहे हैं तो डे 1 पे तो अपनी जो जापान वाला सप्लायर है उसको पेमेंट करके फ्री कर देंगे, बाकी हमारा जो लोन है वो इंडिया से चलता ही रहेगा। अब स्पॉट रेट पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। स्पॉट रेट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ₹100 इक्वल टू 340 इन आपको बता रखा है, और हमको कन्वर्ट कितने कराने, 3400 लैक्स ये हमको कन्वर्ट कराने हैं। तो हम ऐसे लिखें आपका 1 येन इक्वल्स टू कितना होगा आपका, अगर मैं इधर ही लिख देता हूँ 1 येन आप इक्वल्स टू आपका कितना होगा, डेट इज 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 340। तो हमको 3400 लैख येन्स की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 100 इंटू 340, 100 डिवाइडेड बाय 340। ठीक है। तो हमको रुपीज़ में वैल्यू मिल जाएगी अपनी, रुपीज़ में हमको कितनी वैल्यू की ज़रूरत होगी, कितने लोन की हमको ज़रूरत होगी, तो निकाल लेंगे 3400 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100। देन हमको इंडियन रुपीज़ की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1000 लैख इंडियन रुपीज़ की हमको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। हमने कन्वर्ट कर लिया, बेसिकली कन्वर्जन किया है, कुछ नहीं किया, हमने पर येन का रेट निकाल लिया और हमको चाहिए 3400 लैख येन्स की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। तो हमको 1000 लैख इंडियन रुपीज़ की हमको रिक्वायरमेंट होगी डे 1 पे। अब जो हमको रिक्वायरमेंट होगी, अब हम पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करेंगे। आपको इसने बता रखा है, क्वेश्चन ने आपको बता रखा है कि 180 डेज का फॉरवर्ड रेट आपको बता रखा है, और 180 डेज का ही उसका वो बता रखा है जो इंटरेस्ट रेट है आपका ओसाका ब्रांच का। तो हम ये एज्यूम करके चलते, देखिए इन क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, दिक्कत ऐसी आई हमको ये नहीं बता के चलता कि पेमेंट आपको कब करना है, पेमेंट जो आपको सप्लायर को है वो कब करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस केस में जो पेमेंट करना है आपको, वो 180 डेज में पेमेंट करना है, मतलब 180 डेज के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा, खुद का पैसा आ जाएगा। तो 180 डेज का आपको क्रेडिट लेके चलना है। हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमको यही मान के चलना पड़ेगा कि हमको जो क्रेडिट लेना है, जो हमको लोन उधार पे लेना है, वो हमको 180 डेज के लिए लेना है। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, डे 1 पे हम इतना लोन ले लेंगे, उससे प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट जो हमसे इंडिया की बैंक चार्ज करेगी एट द रेट, हम कह सकते हैं हमने पर क्वार्टर का निकाला था, पर क्वार्टर का 4.5% पर एनम था, एट द रेट 4.5% पर क्वार्टर का है आपका ये। और 180 डेज में कितने क्वार्टर होते हैं आपके, 180 डेज में 180 डेज इक्वल टू 6 मंथ इक्वल्स टू आपके हो गए 2 क्वार्टर। ठीक है। 2 क्वार्टर हो गए आपके। देखो इंटरेस्ट रेट कितना होगा आपका
क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग है, तो कैसे निकालेंगे आप, 1000 लैक्स इंटू आपका 4.5%, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट फर्स्ट क्वार्टर का। फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा आपका, निकालते हैं कितना आता है, 1000 इंटू 4.5%, डेट इज 45 आ जाएगा पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट इंडियन रुपीज में। सेकेंड क्वार्टर का आपका इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, सेकेंड क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट आएगा आपका 1000 लैक्स इंटू 4.5% इंटू 4.5%, क्योंकि ये आपका क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 1000 लैक्स इंटू 1.1 के फैक्टर में लेके 1.405 का स्क्वायर। क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल सा है कि आपका जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, बेसिकली आपका चक्रवर्ती ब्याज हम जिसको बोलते हैं वो चार्ज होगा, आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, और 1045 इंटू 4.5% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1045 इंटू 4.5% करके निकाल लेते हैं, डेट इज आपका जो इंटरेस्ट आएगा 47.025 का निकल के आता है। तो हम कह सकते हैं आपका जो टोटल इंटरेस्ट है, मतलब टोटल पेमेंट करना है आपको आफ्टर 6 मंथ, वो कितना होगा, तीनों को ऐड कर देंगे, 1092.025 लैक्स इंडियन रुपीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप इंडिया की बैंक से लोन लेते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया, अगर हम इंडिया की बैंक से लोन लेते हैं 6 महीने के लिए, देन हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि अगर हम लोन लेते हैं, सेकंड केस में लोन फ्रॉम ओसाका ब्रांच, ओसाका ब्रांच ऑफ इंडिया से अगर हम लोन लेते हैं, जो ओसाका ब्रांच है इंडिया की, इंडिया में जो ओसाका ब्रांच है, वो अगर हम उससे लोन लेते हैं, देन हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर 6 मंथ। तो सबसे पहले हमको पेमेंट करना है इसको 3400 लैक्स येन, क्योंकि ये जापान की ही बैंक है ओसाका बैंक, तो उसके पास हमको येन ही मिल जाएंगे। तो हम जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट इन येन कर सकते हैं, हमको कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको डायरेक्टली येन ही प्रोवाइड करा देगी ये बैंक। तो 3400 लैक्स येन हमको पेमेंट करना है, प्लस इस पर इंटरेस्ट दे देते हैं। इंटरेस्ट आपको बता रखा है क्वेश्चन में, ओसाका ब्रांच आपसे चार्ज करेगी @2% पर एनम का आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, लेकिन हमको निकालना है इंटरेस्ट फॉर 180 डेज का हमको निकालना है, तो इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं आप। इंटरेस्ट होगा आपका 3400 इंटू 2% इंटू 180 इंटू हम कैसा कर सकते हैं 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा आपका, 34 लैक्स होगा आपका इंटरेस्ट। देयरफॉर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट प्लस पेमेंट, वो कितना होगा 3434 लैक्स ये इनका हमको पेमेंट करना पड़ेगा ओसाका ब्रांच को आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद हमको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट करा लेते हैं हम इंडियन रुपीज में। इंडियन रुपीज में हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, रुपीज पेमेंट कितना करना पड़ेगा आपको, 6 महीने बाद जो पेमेंट करना है वो आपको, तो उस दिन का जो 6 महीने के बाद जो रेट होगा उस पर करेंगे आप। 6 महीने का आपको रेट दे रखा है 100 इक्वल्स टू 345 लैक्स गेन। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ 100 डिवाइडेड बाय 344 इक्वल टू 1 येन की मुझको वैल्यू मिल जाएगी। 1 येन की जो वैल्यू है वो मिल गई मेरे को, तो सिंपली मेरे को जो वैल्यू निकालनी है 3434 लाख येन की निकालनी है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3434 लाख येन इंटू 100 बाय कितना है आपका 100 बाय 345, फिर मेरे को जो रुपी पेमेंट मिल जाएगा आपको 3434 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 345। देन जो इंडियन रुपीज में मुझको पेमेंट करना पड़ेगा ओसाका ब्रांच को 995.36 लाख रुपीज का मुझको पेमेंट करना पड़ेगा ओसाका ब्रांच से, ठीक है। ओसाका ब्रांच को मेरे को इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब लेकिन क्वेश्चन में एक बात कर गई थी, ओसाका ब्रांच आपको जो क्रेडिट देगी वो लेटर ऑफ क्रेडिट की बेसिस पर देगी, और जो लेटर ऑफ क्रेडिट की जो कमीशन है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को बनवाने में जो आपका फीस लगेगी, जो कमीशन लगेगा, वो कितना लगेगा 2% पर एनम का लगेगा, 2% पर 12 मंथ्स का लगेगा। तो हम 6 मंथ का कमीशन भी ऐड करेंगे इसमें, कमीशन फॉर 6 मंथ्स। और याद रखना जब भी आप लेटर ऑफ क्रेडिट कब भी इशू करवाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराते हैं, तो उसका जो कमीशन है वो आपको अपफ्रंट देना पड़ेगा। अपफ्रंट क्यों देना पड़ेगा कि जो बैंक है वो आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट जब मांगेगी तो वो आपसे डे 1 पे ही तो मांगेगी, जब भी तो आपको लोन सैंक्शन करेगी। तो इसलिए हम मान के चलते हैं जो हम कमीशन पे करेंगे, जो हम कमीशन पे करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑब्टेन करने के लिए जो हम कमीशन पे करेंगे वो भी हम डे 1 पे ही पे करेंगे, डेट इज डे 1 पे हम इसका कमीशन पे करेंगे। तो इसलिए जो कमीशन है वो हम डे 1 पे कैलकुलेट करेंगे, कमीशन फॉर 6 मंथ्स ऑन डे 1,
डे 1 पे हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, डेट इज हमने जो हमको जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराना है वो कितने का इशू कराना है, हमको लोन चाहिए 3400 लैक्स का, तो हमको इतने का ही लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाना पड़ेगा 3400 लैक्स येन का, ठीक है, इतने लाख येन का हमको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराना पड़ेगा। और उस दिन पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराने के लिए हमको कितने का कमीशन देना पड़ेगा, 2% पर एनम का देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं 1% पर 6 मंथ का हो गया हमारा, बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, 2% था जो आपका, 2% इंटू 6/12 कर दिया, जिससे कि हमको मिल गया 1% पर 6 मंथ का, 1% पर 6 मंथ का हमको इंटर कमीशन देना पड़ेगा। डेट इज कमीशन कितना हो गया आपका 34 लैक्स येन का आपका कमीशन हो गया, ठीक है, 34 लैक्स येन का कमीशन हो गया। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम इंडियन रुपीज में, क्योंकि हमको पेमेंट तो अल्टीमेटली इंडियन रुपीज में ही निकालना है, कंपेरिजन तो इंडियन रुपीज में करना है। तो कन्वर्ट कर देते हैं इसको, कन्वर्ट इनटू रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट कराएंगे तो 34 लाख येन को अगर हम कन्वर्ट कराते हैं, क्योंकि हमको पेमेंट डे 1 पे ही करना है, तो डे 1 का रेट यूज करेंगे हम इसके लिए। डे 1 का रेट क्या दे रखा है आपको, डे 1 का रेट आपको बता रखा है 100 रुपीज है यहाँ पे, 340 येन के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ आपका, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 340 इक्वल्स टू आपका 1 येन होगा, और हमको वैल्यू चाहिए 34 लाख येन की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से, डेट इज 100 बाई 340। जब आप करेंगे इसको देन आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी, वैल्यू कितनी निकल के आ गया आपको 10 लाख इंडियन रुपीज का आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा फॉर ऑब्टेनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। एक तो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा अपफ्रंट, मतलब डे 1 पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो ये डे 1 पे आप पेमेंट करेंगे इसके लिए आपके पास पैसा तो होगा नहीं, डे 1 पे पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा तो होगा नहीं, तो इस पैसे को भी आपको क्या करना पड़ेगा, उधारी पे लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे आपको लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे लेने का मतलब क्या है कि हमको जो 10 लाख रुपीज है इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इस पे, इंटरेस्ट ऑन 10 लाख रुपीज, जो आप 10 लाख रुपीज अपफ्रंट लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑब्टेन करने के लिए पे करेंगे, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 लाख इंडियन रुपीज का लोन चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। हम मान के चलते हैं कि जो आप इंडियन रुपीज में जो लोन लेंगे वो 18% पर एनम पे लेंगे, क्योंकि और कोई रेट इसमें मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं 18% पर एनम पे आपको इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपीज का लोन लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे 10 लाख रुपीज पे कितना आएगा, 10 लाख इंटू, अब क्योंकि वो आपको रेट बता रखा था, ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग वाला रेट आपको बता रखा था, देखिए कहाँ है, आपको बता रखा था पर एनम विद क्वार्टरली रेट, मतलब क्वार्टरली कंपाउंडिंग ये इंटरेस्ट रेट है आपका। तो इसको भी हम क्वार्टर के बेसिस पे निकालेंगे। फर्स्ट क्वार्टर का हमारा इंटरेस्ट रेट कितना होगा, फर्स्ट क्वार्टर का हमारा इंटरेस्ट रेट होगा इस केस में, फर्स्ट क्वार्टर का हमारा इंटरेस्ट रेट होगा 10 लाख इंटू 4.5%, और सेकंड क्वार्टर का हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सेकंड क्वार्टर का हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, इसको निकाल लेते हैं 0.45 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और सेकंड क्वार्टर का कितना हो जाएगा 10 लाख प्लस जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है हमारा, तो 0.5 भी ऐड कर देंगे इंटू 4.5%, तो हमारा सेकंड क्वार्टर का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 10.45 इंटू 4.5%, डेट इज 0.47025। तो हम कह सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑब्टेन करने में हमारा टोटल खर्चा कितना लगा, एक तो हमारा 10 लाख का खर्चा लगा, प्लस इस 10 लाख के खर्चे पे हमको ब्याज भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा। 10 लाख प्लस 0.45 प्लस 0.47025, तो हमारा टोटल खर्चा लगेगा इसमें 10.92025 का, इतना हमको टोटल खर्चा लगेगा लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑब्टेन करने के लिए। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा ओसाका ब्रांच से जब हमने लोन लिया था तो हमको आफ्टर 6 मंथ ओसाका ब्रांच को तब पेमेंट करना था, लेकिन साथ ही साथ हमको इतने का खर्चा और लग जाएगा, इतने का खर्चा हमको लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन करने में लग जाएगा 6 महीने के लिए 10.92205 लाख इसमें आप ऐड कर देंगे, देन आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप ओसाका ब्रांच से लोन लेते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 1006.28025, और जबकि आप इसी लोन को अगर इंडिया की ब्रांच से लेते हैं देन आपको कॉस्ट लगती है 1092.20.25। तो हम कहेंगे इसलिए आपको प्रेफरेबल है कि आप ओसाका ब्रांच से लोन लीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो पेमेंट करना है आफ्टर 6 मंथ वो कम पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब देखिए आईसीआई की गलती क्या है, आईसीआई की गलती ये है, आईसीआई ने जब कमीशन कैलकुलेट किया वो तो सही किया 10 लाख कैलकुलेट किया, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो उन्होंने गलत कैलकुलेट किया। कैसे गलत कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन में जब आपको क्लियरली बता रखा है कि कंपाउंडिंग है,
जो इंटरेस्ट 18% का है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो इन्होंने क्या किया था, कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं लिया, इधर भी इन्होंने 0.5 को ही कंसीडर किया है, 0.45 को कंसीडर किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप एक जगह कंपाउंडिंग का इफेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी इधर इंडिया से जब हम लोड रहे हैं तो इधर हम कंपाउंडिंग का इफेक्ट ICAI ने लिया है, लेकिन जब इंटरेस्ट पे जब हमारा 10 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं लिया है, तो ये सरासर गलत है। इसलिए प्रेफर यही करूंगा कि आप भी इधर कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेके ही सॉल्व करें, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको बता रखा है वो क्वार्टरली रेस्ट है तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो आपका। एक जगह आप कंपाउंडिंग ले रहे हैं और दूसरी जगह कंपाउंडिंग ले रहे हैं, वो सरासर गलत है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी LDR क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों सभी घर पर एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर से जरा मैं स्पेस क्लियर करना चाहता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करूँगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारी ICAI स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 47। इसको रीड आउट करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। आपको क्या बता रखा है, कोर्स बता रखे हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है इधर, जैसे मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्स बताया था, वो इधर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको इधर कोर्स को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इधर आपको कोर्स डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं, तो सबसे पहले कोर्स को ही हम इंटरप्रेट करेंगे। फिर इसमें पूछा है हाउ मेनी मिनिमम CHF अमाउंट यू विल हैव टू पे फॉर 1 मिलियन GBP एट स्पॉट। मतलब सबसे पहले आप निकालिए आपके इन हैंड क्या है और आप खरीदना क्या चाहते हैं, वांट्स टू बाय क्या खरीदना चाहते हैं। देखिए इन हैंड क्या है, हाउ मेनी मिनिमम CHF अमाउंट यू विल हैव टू पे, मतलब आप CHF पे करेंगे, तो आपके पास CHF होंगे, CHF पे करके आप क्या खरीदना चाहते हैं, 1 मिलियन GBP आप खरीदना चाहते हैं, GBP आप खरीदना चाहते हैं, तो हमको इस हिसाब से चलना है, CHF बेच के GBP खरीदना है हमको। ठीक है, अब वो पूछा है आपसे कितने आप मिनिमम CHF पे करेंगे जिससे कि आप GBP 1 लाख मिलियन GBP खरीद सकेंगे। तो आप सबसे पहले इन कोड्स को इंटरप्रेट कर देते हैं। USD/CHF दे रखा है आपको, USD/CHF दे रखा है, GBP/USD दे रखा है, GBP/USD आपको इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको जो कोर्स दे रखे होते हैं, जब उनके कोर्स दे रखे होते हैं, ना कि आपको रेट, ना कि उनका सिंबल दे रखा है, आपको कोर्स दे रखे हैं, कोर्स दे रखे हैं, तो इनको हम क्या मान के चलते हैं, आपके ISO कोर्स है, ISO कोर्स है यहाँ पे, क्योंकि इधर आपको कोर्स दे रखे हैं, ना कि आपको सिंबल दे रखे हैं, करेंसीज के सिंबल दे रखे हैं। अब तक आपको सिंबल दे रखे होते थे, देन आप डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते थे। अब सबसे पहले इन कोर्स को इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि ISO कोर्स है, देन हमको उनको समझना पड़ेगा रिवर्स तरीके से। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर ही लिख लेता हूँ इनका। स्पॉट रेट दे रखा है आपको $/CHF, तो पहली बात तो ये ISO कोड है, तो ये आपका रिप्रेजेंट होगा, कैसे रिप्रेजेंट होगा, CHF/$, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और स्पॉट रेट क्या होगा आपका 1.4650 क्योंकि ये 55 है, 55 है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जो लास्ट की डिजिट है इससे हम इंटरचेंज कर देंगे इसको 1.4655। ठीक है, लास्ट डिजिट से हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। और हमेशा याद रखना जो स्प्रेड है आपका, स्प्रेड इस केस में कितना आ रहा है, इस केस में आ रहा है आपका स्प्रेड 0.0005 का स्प्रेड है, और इधर कितना स्प्रेड आ रहा है आपका, इधर भी आपका 0.0005 का स्प्रेड है। देयरफॉर जो आपका एक्सचेंज रेट है जो हमने इंटरप्रेट किया है वो सही इंटरप्रेट किया है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंटरप्रेट कर लिया। ऐसे ही स्पॉट रेट इसको इंटरप्रेट करते हैं। ISO कोड है USD, तो USD को लिखते हैं इधर, GBP यानी कि पाउंड है आपका, पाउंड इधर लिखा हमने, इंटरप्रेट करते हैं 1.7645, लास्ट की 2 डिजिट से इसको रिप्लेस कर देंगे 1.7660। ठीक है, ऐसे ही बैंक बी का इंटरप्रेट कर लेते हैं।
बैंक बी का इंटरप्रेट करते हैं हमारा CHF ऑब्लिक डॉलर, आईएसओ कोड्स है 1.43 1.46 है आपका 1.4653/1.4660। इसको इंटरप्रेट करते हैं हम डॉलर ऑब्लिक पाउंड आ गया ये आपका कितना 1.7640 ऑब्लिक 1.7650। इस तरीके से आपने दोनों बैंक से कोड जो है इंटरप्रेट कर लिए। ठीक है, अब आपसे पूछा मिनिमम CHF अमाउंट आप कितना पे करें 1 बिलियन GBP को खरीदने के लिए। तो इसमें हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस कैसे बनेंगे तो समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला केस बनता है हमारा, इन्होंने तो डायरेक्ट थर्ड केस से सॉल्व करके बता दिया कि मिनिमम CHF आपको कितने पे करने पड़ेंगे, लेकिन हम तीनों केसेस से इसको इंटरप्रेट करेंगे। केस नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हम जो है बैंक ए से ट्रांजेक्शन करते हैं। बैंक ए से हम जो हमारे CHF है उनको खरीदते हैं, CHF को बेचेंगे और GBP को खरीदेंगे। जब हम बैंक ए से ट्रांजेक्शन करेंगे उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास CHF है उनको हम बेचेंगे, CHF को सेल करेंगे, CHF को हम लोग सेल करेंगे। सेल करने का मतलब है डॉलर को हम खरीदेंगे, बाय करेंगे। डॉलर को बाय कौन से रेट पे करते हैं, महंगे वाले रेट पे डॉलर को खरीदेंगे। फिर डॉलर हमारे पास आ गया तो डॉलर को हम सेल करेंगे। सेल करने के बाद हम क्या करेंगे, पाउंड को खरीदेंगे, बाय करेंगे पाउंड को। पाउंड को कौन से रेट पे करेंगे, बाय, महंगे वाले रेट पे बाय करेंगे। अगर हम बैंक के से ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको ये 2 रेट मिलते हैं। इन 2 रेट के बेसिस पे जो हमारा केस 1 है वो बन जाता है हमारा केस 1। अगर मैं बताऊँ आपको, केस 1 आपका 1 मिलियन अगर आपको GBP चाहिए, जैसे 10 लाख अगर आपको GBP चाहिए, देखिए अब आपको कन्वर्जन करेंसी GBP दे रखी है और GBP का मतलब आपका GB का मतलब हमारा बेसिकली पाउंड होता है। तो पाउंड बेस करेंसी भी आपकी पाउंड है और कन्वर्जन करेंसी भी पाउंड है आपकी, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। कोर्स आपने निकालिए 1.7660 से मल्टीप्लाई कर देंगे। GBP कन्वर्ट हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया डॉलर में, आपका कोड भी डॉलर का देगा, कन्वर्जन करेंसी भी डॉलर, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4655 से। देखो बैंक ए से जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, केस 1 जब हम बैंक ए से ट्रांजेक्शन करेंगे, देन उस केस में हमको कितने CHF पे करने पड़ेंगे 1 मिलियन GBP पे करने के लिए। सभी अपने कैलसी में करेंगे 10 lakhs 1.7660 into 1.4655 that is 25,88,073 इंडियन रुपीज। मतलब इतने आपको CHF बेसिकली CHF इतने CHF आपको पे करने पड़ेंगे 2/10 lakhs GBP एट द स्पॉट। यही हम बैंक बी की बात करते हैं। अगर हम बैंक बी से ट्रांजेक्शन करते हैं 10 लाख GBP हम बैंक बी से खरीदेंगे, देन उस केस में हमको खरीदना, हमको बेचेंगे, CHF बेचेंगे, मतलब डॉलर हम खरीदेंगे, बाय करेंगे। डॉलर बाय करने के बाद डॉलर को बेचेंगे, सेल करेंगे, जिससे कि हम CHF खरीद सकें। एक बार, एक सेकेंड दोस्तों, कुछ गलती हो गई हमसे, एक बार दोबारा से पूरा इंटरप्रेट करेंगे। देखिए हमको क्या है, इन हैंड हमारे पास CHF है और खरीदना चाहते हैं GBP खरीदना चाहते हैं, मतलब CHF हम बेचेंगे, CHF सेल करेंगे, मतलब हम जो है डॉलर बाय करेंगे। ठीक है, डॉलर हम लोग बाय करेंगे, वही सेम डॉलर बाय करने के बाद डॉलर को हम क्या करेंगे, डॉलर को सेल करेंगे। डॉलर को सेल करने का मतलब क्या, हम पाउंड को बाय करेंगे। बाय हमेशा कौन से रेट पे करते हैं, महंगे वाले रेट पे। बेस करेंसी को बाय करेंगे, पाउंड को बाय करेंगे महंगे वाले रेट पे। अब आप इजीली निकाल सकते हैं 10 lakhs आपके पास है, GBP है, GBP आपकी कन्वर्जन करेंसी है, GBP आपकी कन्वर्जन करेंसी और बेस करेंसी भी आपकी GBP है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7650 से। GBP कन्वर्ट हो गया, आपका डॉलर में कन्वर्ट हो गया, बेस करेंसी भी आपकी डॉलर है और कन्वर्जन करेंसी भी आपकी डॉलर, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4660 से। ठीक है, देयरफॉर आपके मिनिमम CHF जितने आपको पे करने पड़ेंगे वो आ जाएंगे बैंक बी के हिसाब से जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे। इस केस में आपको जो GBP पे करने पड़ेंगे 25,87,490। आप अपना जो सॉल्यूशन है उसको यहीं पे एंड कर देंगे कि आप कहेंगे कि हमारा जो बैंक बी है उससे हमको मिनिमम CHF पे करने, हम बैंक बी की तरफ जाएंगे क्योंकि इससे जो हमको CHF पे करने हैं वो मिनिमम पे करने हैं। लेकिन अभी रुक जाइए, आपका केस 1 आपने कर लिया, केस 2 आपने कर लिया, केस 3 और बन सकता है। केस 3 कैसे बन सकता है आपका, केस 3 ऐसे बन सकता है कि आपके पास जो CHF है, आप CHF का देखिए, CHF अगर आप ऐसा कर सकते हैं। आप देखिए CHF को जो है कम से कम रेट किसका दे रखा है। देखिए अगर आप बैंक से डील करते हैं, CHF को आप बेचेंगे और डॉलर को खरीदेंगे,
तो इसमें जो आपको रेट दे रखा है 1.4650 का दे रखा है और 1.4655 का दे रखा है। हमारे लिए जो रेट रेलिवेंट है वो ये वाला रेट रेलिवेंट है। अगर आप बैंक बी से डॉलर खरीदते हैं तो आपको 1.4655 में मिलेगा, जबकि आप डॉलर खरीदते हैं फ्रॉम बैंक बी देन आपको डॉलर मिलेगा 1.4660 से। तो मैं पूछूं आपसे कौन सी बैंक से आप डॉलर खरीदना चाहेंगे? आप कहेंगे जिसका रेट कम है हम उसी से खरीदना चाहेंगे, हम बैंक के से डॉलर खरीदेंगे। तो 10 लाख जीबीपी को आप कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में, क्योंकि बेस करेंसी कन्वर्जन करेंसी हमारी एक सेकंड देखिए एक बार। हाँ, तो मैं कहूँ आपसे, आप जो डॉलर खरीदेंगे कौन से वाले रेट पे खरीदेंगे? आप डॉलर खरीदेंगे बैंक के से, तो हम डॉलर खरीदेंगे, डॉलर हम इससे खरीदेंगे, बाय करेंगे। अब क्योंकि आपको डॉलर अपने पास तो रखनी ही नहीं है, आपको डॉलर से क्या खरीदना है? डॉलर से आपको अल्टीमेटली जीबीपी पाउंड खरीदना है, तो आप डॉलर को सेल करेंगे। डॉलर को सेल करने के लिए आपके लिए, आप डॉलर को सेल करने का मतलब क्या है? पाउंड को आप बाय करेंगे। बाय कौन से वाले रेट पे करेंगे? 1.7660 पे। बैंक की आपको ये वाला रेट कोट कर रहा है और बैंक भी आपको रेट कोट कर रहा है पाउंड को खरीदने का 1.7650। अब मैं पूछूं आप कौन से रेट पे बाय करेंगे? आप कहेंगे कि जो उनसे सस्ता रेट होगा हम उस पर बाय करेंगे। देखिए ये वाला रेट आपका महंगा है और ये वाला रेट सस्ता है, तो आप कहेंगे हम बैंक बी से पाउंड खरीदेंगे, पाउंड हम खरीदेंगे बैंक बी से। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब बैंक ए से तो हमने खरीदे अपने डॉलर और बैंक बी से हमने खरीदे अपना पाउंड। तो आप वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास जीबीपी है, कन्वर्जन करेंसी जीबीपी है, कोड भी जीबीपी का दे रखा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7650, तो ये जीबीपी कन्वर्ट हो गया हमारा। जीबीपी कन्वर्ट हो चुका है किसमें? डॉलर्स में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए डॉलर्स को क्या है, डॉलर्स के लिए हम जो कोड यूज करेंगे वो ये वाला बैंक ए का कोड यूज करेंगे। डॉलर को हमको क्या करना है? डॉलर को अब हमको हमारे पास डॉलर आ गए हैं। अब डॉलर हमारी जो करेंसी वो कन्वर्ट होकर डॉलर में आ चुकी है। कन्वर्जन करेंसी आपकी डॉलर है। कोड भी आपको किसका दे रखा है? कोड भी आपको डॉलर का दे रखा है। जब आपको कोड भी डॉलर का दे रखा है, कन्वर्जन करेंसी भी डॉलर है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4655 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपका रिजल्टिंग आंसर निकल के आ जाएगा कितनी आपको सीएचएफ की रिक्वायरमेंट होगी। हमको सीएचएफ की जो रिक्वायरमेंट होगी इस केस में 1 मिलियन जीबीपी करने के 25,86,608 हमको जीबीपी सीएचएफ की रिक्वायरमेंट होगी 2/1 मिलियन जीबीपी एट द स्पॉट। ऐसे ही हमारा केस 4 भी बन सकता है। केस 4 क्या बनेगा हमारा? जैसे हमको 10 मिलियन जीबीपी खरीदने हैं, तो जो 10 मिलियन जीबीपी है हम क्या करेंगे? जैसे हम इसमें डॉलर हम बैंक से बाय कर रहे थे, हम डॉलर इस बैंक से बाय करके देखते हैं, डेट इज 1.466 पे हम डॉलर बाय करेंगे। और जो हमारा पाउंड हम बाय कर रहे थे बैंक बी से, बैंक बी की जगह हम बैंक ए से बाय करेंगे, डेट इज 1.7660 में हम बाय करेंगे। तो एक बार ऐसे भी कर लेते हैं, 1.7660 में हम इससे बाय करेंगे। और जो हम अपना डॉलर बाय करेंगे बैंक बी से, वो कितने में बाय करेंगे? 1.4660 में। 4660 में हम बैंक बी से बाय करेंगे। बेसिकली आपका बैंक बी का रेट है और ये आपका, ये सॉरी बैंक ए का रेट है आपका, ये बैंक बी का रेट है। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और इस वाली में हमने क्या लिया था? ये हमारा बैंक बी का रेट था और ये हमारा बैंक ए का रेट था। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कितनी जीबीपी आपको पे करने पड़ेंगे। 1.766 इंटू 1.466, इस केस में आपको पे करने पड़ेंगे 25,88,956 सीएचएफ। अब आप देख सकते हैं आपके पास 4 केस बने। 4 केस में से आप देखिए सबसे आप इसमें देखिए कि कौन से केस में आपको सबसे कम जीबीपी पे करने पड़ रहे हैं। आप उसने पूछा आपसे मिनिमम सीएचएफ किस केस में आपको पे करने पड़ेंगे, तो हम देखेंगे मिनिमम सीएचएफ हमको पे करने पड़ रहे हैं, वो थर्ड केस में पे करने पड़ रहे हैं 25,86,000, ये मिनिमम है। तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली केस 3 आपको सॉल्व करके बता दिया। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो केस 3 है उसी में ही मिनिमम निकल के आएंगे? तो इसके लिए आपको रफ में ये तीनों केस, चारों केस बेसिकली सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा जो मिनिमम केस है वो हमारा केस नंबर 3 है। इसलिए हम जो कन्वर्जन कराएंगे वो इस टाइप से कन्वर्जन कराएंगे कि हम जो डॉलर खरीदेंगे वो बैंक ए से खरीदेंगे और पाउंड खरीदेंगे हम बैंक बी से। ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, इन्होंने डायरेक्टली सॉल्व करके बता दिया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कंसिडरिंग द कोड्स फ्रॉम बैंक ए ओनली, मतलब बैंक ए के कोड्स को आपको कंसिडर करना है, बैंक बी को आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, ठीक है। फॉर जीबीपी एंड सीएचएफ, जीबीपी एंड सीएचएफ के जो कोड्स कंसीडर करने हैं वो बैंक के आपको कंसीडर करने हैं। व्हाट आर द इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स फॉर स्पॉट ओवर 3 मंथ्स, वो आपसे पूछा है। अगर बैंक के कोई आप लोग कंसीडर करेंगे देन जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ के जो इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स होंगे 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स के आफ्टर, वो क्या होंगे? स्वैप पॉइंट्स की बेसिकली आपसे पूछा है। तो स्वैप पॉइंट्स कैसे निकालते हैं?
स्वैप पॉइंट्स निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, हम क्या करते थे, जो स्पॉट्स रेट होते थे हमारे, स्पॉट रेट होता था उसमें हम ऐड या लेस करते थे स्वैप पॉइंट्स को, देन हमको क्या मिलता था, हमको मिलता था फॉरवर्ड रेट। अगर मैं कहूँ आपको स्वैप पॉइंट्स फाइंड आउट करने, देन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉरवर्ड रेट में से आप स्पॉट रेट माइनस कर दीजिए या ऐड कर दीजिए, जैसी भी कंडीशन है आपकी, देन आपको मिल जाएंगे स्वैप पॉइंट्स, आपको मिल जाएंगे। बेसिकली रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको स्वैप पॉइंट्स निकल जाएंगे। इसी हिसाब से हमको कैलकुलेशन करनी है स्वैप पॉइंट्स की। कर लेते हैं कैलकुलेशन को। कंसाइडरिंग बैंक के कोर्स हमको कंसीडर करना है फॉर जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ के। जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ का मतलब क्या है आपका, लिख लेते हैं। जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ का मतलब आ गया आपका सीएचएफ का आपका कोड। वन सीएचएफ में कितने जीबीपी होंगे, ठीक है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। बैंक के कोर्स ही हमको कंसीडर करने हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जीबीपी और सीएचएफ। जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ क्या होगा, जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ क्या होगा आपका, ठीक है। अब बेसिकली ये भी आपके आईसो कोड्स ही होंगे, क्योंकि इधर जो कोड्स ये आपको एक्सप्रेस कर रखा है, कोड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, तो ये भी आपके कोड्स ही होंगे। तो हमको भी इसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना है। अगर हम कहें कि जो, अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो क्या होगी, आपकी सी एच एफ ऑब्लिक पाउंड। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, बेसिकली आपसे पाउंड का कोड पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, बेसिकली आपसे आईसो कोड के बारे में ही पूछ रहा है। आईसो कोड पूछा है तो आईसो कोड में ही इसको जवाब दे देंगे हम। आईसो कोड निकाल लेते हैं जीबीपी ऑब्लिक सी एच एफ का। आईसो कोड क्या होगा, देखो आपको स्पॉट बता रखा है, स्पॉट आपको बता रखे हैं, स्पॉट रेट आपको बता रखे हैं, और आपको फॉरवर्ड दोनों के ही स्पॉट रेट बता रखे हैं। इन दोनों से आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ का स्पॉट रेट आपको निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। तो हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे। देखिए पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए इसने हमसे पूछा क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं एक और बार। कंसिडरिंग द कोड्स फ्रॉम द बैंक के ओनली, मतलब बैंक के कोड्स आपको कंसीडर करने हैं फॉर जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ इन व्हाट आर द इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स ओवर द 3 मंथ्स। मतलब आपको स्वैप पॉइंट्स निकालने, ये चीज तो आपको समझ में आ गई हुई कैसे रिवर्स कैलकुलेशन करके हम स्वैप पॉइंट निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि हमको पहले तो स्पॉट रेट निकालना पड़ेगा जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ का। जीबीपी ऑब्लिक सीएचएफ का स्वैप स्पॉट रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है हमारा। उस कॉन्सेप्ट को चलिए अभी करा देता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट्स, कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट्स। मैं सोच रहा था इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर बाद कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन अभी आ गया इसका, चलो कोई नहीं अभी करा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट हमसे क्या कहता है, अगर आपका रुपी पर डॉलर आपको दे रखा है 50/60, और आपको दे रखा है डॉलर ऑब्लिक पाउंड दे रखा है आपको लेट से 1.2/1.3, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपको निकालना है रुपी पर डॉलर, आप रुपी पर पाउंड आपको निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि आपको जब ये इन दोनों रेट्स में से कोई एक कॉमन करेंसी है, डेट इज डॉलर, इन दोनों कोड्स में कॉमन है, तो इस कॉमन करेंसी को आप एलिमिनेट करके रुपी पर पाउंड का कोड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, रुपी ऑब्लिक डॉलर इक्वल्स टू आप 50/60, आप इस तरीके से इंटरप्रेट कीजिए, ठीक है। और इसको इंटरप्रेट कीजिए आप डॉलर डिवाइडेड बाय डॉलर बाय पाउंड, डॉलर बाय पाउंड आप इसको इंटरप्रेट कीजिए, इक्वल्स टू ये कितना हुआ आपका 1.2/1.3। ये केवल क्रॉस रेट के कॉन्सेप्ट में ही आप यूज कर सकते हैं, और कहीं भी इसको यूज ना करें, ठीक है। ये केवल क्रॉस रेट को समझाने के लिए मैं इसको ऐसे मेंशन करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं कहूँ आपको इन दोनों का अगर मैं डिवाइड करा दूँ, डेट इज इन दोनों कोड्स का अगर मैं डिवाइड करा दूँ, देन उस केस में क्या होगा कि ये डिवाइड कराने के केस में क्या होगा आपका, डिवाइड एक काम करते हैं, डिवाइड नहीं कराते इनका, डिवाइड कराने की जगह हम कराते हैं इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं।
हम इनका अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं, सपोज रुपी पर डॉलर इंटू मैं कर दूँ डॉलर बाय पाउंड इक्वल्स टू 50/60 इंटू 1.2 बाय 1.3, अगर मैं इन सबका मल्टीप्लाई करा दूँ देन मेरे को रिजल्टिंग आंसर क्या मिलेगा, डॉलर डॉलर आपस में कट जाएंगे, रुपी पर पाउंड आपको निकल के आ जाएगा, डेट इज ये हो जाएगा आपका 50.1.2 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा आपका हम कह सकते हैं 60 इंटू 1.3 डेट इज 78, 60/78 आपका रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली 50 इंटू 1.2 किया डेट इज 60 और 60 इंटू 1.3 किया 78। तो क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा कहता है, अगर आपको रुपी पर पाउंड निकालना है देन आप कैसे निकाल सकते हैं, 60/78 डायरेक्टली जो कोर्स दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रुपी पर डॉलर अगर आपको दे रखा है, सपोज 50/60 दे रखा है और आपसे कह रखा है उसने पाउंड ऑब्लिक डॉलर आपको दे रखा है 0.769 और 0.833। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपसे, रुपी पर डॉलर का आपसे, रुपी पर पाउंड का आपसे कोट पूछ रहा है, आप निकाल के हमको बताइए। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल लिया था, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं रुपी डॉलर इंटू पाउंड अपॉन डॉलर, देन इस केस में डॉलर डॉलर आपस में एलिमिनेट हो ही नहीं रहे, देन फिर हम इस केस में कैसे निकाल सकते हैं, इस केस में निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम डिवाइड का यूज करेंगे। बेसिकली आपकी जो कॉमन करेंसी है उसको आपको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे देन रुपी मल्टीप्लाई आ जाएगा डॉलर और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका कितना, पाउंड। तो डॉलर डॉलर आपस में फिर कट गए तो रुपी पर पाउंड आपका निकल के आ जाएगा, देयरफॉर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करते समय 50/60 डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे 0.769 डिवाइडेड बाय 0.83। बट अब डिवाइड करते समय आपको एक प्रिकॉशन ध्यान में रखना है। प्रिकॉशन क्या ध्यान में रखना है, जो आप डिवाइड करेंगे डेट इज 50/60 अपॉन 0.769 अपॉन 0.833। आप डिवाइड जब करेंगे तो आप कहेंगे कि सर हम ऐसे डिवाइड करेंगे 50 हम करेंगे 0.769 से, और हम जो 60 को डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, 60 को हम डिवाइड करेंगे आपका 60 को हम डिवाइड करेंगे 0.833 से। आप ऐसे हमसे कहेंगे कि सर हम जो डिवाइड करेंगे वो हम इससे करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 0.769 से और 60 को करेंगे ऐसे। लेकिन क्रॉस रेट के कॉन्सेप्ट हमसे सीधे सीधे मना कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना। आपको सिंपल सा जब ऐसे दोनों ही डॉलर के कोर्स दे रखे होते हैं देन आपको क्रॉस रेट निकालते समय क्या करना है, 50 को जो डिवाइड करना है वो डिवाइड करना है आपको 0.833 से। क्या करें, जो कॉन्सेप्ट है वही बताता है हमको ऐसे करने की, तो हमको ऐसा ही करना पड़ेगा। 60 आपको दे रखा है, 60 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 0.769 से। देन जब आपका जो कोड्स हैं वो निकल के आएंगे रुपी पर पाउंड के। कर लेते हैं डिवाइड, 50 डिवाइडेड बाय 0.833 डेट इज 60 आ गया, ये आ गया आपका 60 डिवाइडेड बाय 0.769, 60 डिवाइडेड बाय 0.769 ये हो गया आपका 78, अप्रॉक्स 78 हो गया। तो 60/78 आपका निकल के आ गया। तो एक और बार समझा देता हूँ, देखो काफ़ी अटपटा सा कॉन्सेप्ट था, इस वजह से लास्ट में कराने की सोच रहा था लेकिन अभी करा देते, अभी कराना पड़ गया। ये क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, क्रॉस रेट का हमसे कॉन्सेप्ट कहता है अगर आपका रुपी पर डॉलर इक्वल्स टू 50/60 है और आपका डॉलर ऑब्लिक पाउंड अगर 1.2/1.3 है और आपको निकालना है रुपी पर पाउंड, अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, डॉलर डॉलर आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2 का और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.3 का। अगर आपको कुछ इस टाइप से कोड दे रखे हैं रुपी पर डॉलर और ये दे रखा है आपको पाउंड पर डॉलर, इस टाइप से अगर आपको कोड दे रखे हैं 50/60 0.769/0.833, अगर इस टाइप से अगर आपको कोड दे रखे हैं या अगर मल्टीप्लाई करने पे एलिमिनेट नहीं हुए तो देन आपको सिंपली इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे 0.833 का और 60 से आप डिवाइड करेंगे 0.769 का, देन आपको रुपी पर पाउंड का कोड निकल के आएगा। ये हमारा क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्रॉस रेट्स का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा, आप देखिए आपको क्वेश्चन में बता रखा है, क्वेश्चन में यूएसडी पर सीएचएफ दे रखा है। देखिए आइसो कोड्स की फॉर्म में ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे, आप चाहें तो कन्वर्ट भी करके कर सकते हैं। यूएसडी ऑब्लिक सीएचएफ आपको दे रखा है, डेट इज
कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है यूएसडी ऑब्लिक CHF 1.4650 ऑब्लिक 1.4655 का, ठीक है। और दूसरा आपको क्या बता रखा है, जीबीपी पर यूएसडी, जीबीपी पर यूएसडी आपको बता रखा है कितना, 1.7645 और 1.7660 का, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आपका, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है जीबीपी पर CHF निकालना है आपको, जीबीपी ऑब्लिक CHF, ठीक है। तो अब मैं कहूँ आपसे, देखो दोनों कोर्स में यूएसडी आपको कॉमन है, तो यूएसडी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट होगा आपका, यूएसडी अपॉन CHF हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जीबीपी ऑब्लिक यूएसडी से, देन यूएसडी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.4650 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.7645 से, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.4655 से, क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, 1.7660 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आपको जीबीपी ऑब्लिक CHF आ जाएगा। स्पॉट रेट आपको मिल जाएगा 1.4650 2.5850 अप्रोक्स हो गया ये आपका, 1.4655 इंटू 660 ऑब्लिक 2.588 आपका निकल के आ गया स्पॉट रेट, ठीक है, ठीक है, ये आपका स्पॉट रेट निकल के आ गया। अब उसने हमसे पूछा था, एक तो आप हमको स्पॉट रेट बताइए कैलकुलेट करके, नहीं इसने हमसे पूछा स्वैप रेट आपको कैलकुलेट करके बताना है। स्वैप तो हमने स्वैप निकालने के लिए हमको स्पॉट रेट मिल गया, अब हमको क्या करना है, फॉरवर्ड रेट हमको कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड रेट है भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, जीबीपी पर CHF का, जीबीपी पर CHF का फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको बता रखा है आपको 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। तो 3 मंथ्स के सबसे पहले हम इनकी कोर्स निकाल लेते हैं। आपको दे रखा है स्वैप पॉइंट्स दे रखे हैं, स्वैप पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था स्वैप पॉइंट्स क्या होता है, आपके ऐड हो जाते हैं 1.4655 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपको 1.4665 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये आपका स्वैप पॉइंट्स एडजस्टमेंट के बाद हो गया। अब इधर देखिए गौर करने वाली चीज क्या है, इधर गौर करने वाली चीज आपकी ये है कि आपको जो इधर स्वैप पॉइंट्स दे रखे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी स्वैप पॉइंट्स आपको दे रखे होते हैं, देन हम जो निकालते हैं अपना फॉरवर्ड रेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इनको माइनस करके निकालते हैं, जिससे कि हमारा जो स्प्रेड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो माइनस कर लेते हैं 1.7625 इसमें से लेस करेंगे 20 हो जाएगा, ये 1.7640 ये हो जाएगा। तो इधर आपका जो स्प्रेड है वो 15 का है, 0.0005 का है, और इधर स्प्रेड है 0.0020 का है। देयरफॉर हमारा जो कोट है वो सही आया है। तो ऐसे ही इसमें कर देंगे हम, फॉरवर्ड रेट आप निकाल सकते हैं। फॉरवर्ड रेट यहीं पे निकाल के बता दूं कि आपको फॉरवर्ड रेट कितना आएगा आपका, बेसिकली 1.4655 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.7620 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.4665 को 1.7640 से। तो हमारा फॉरवर्ड रेट क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड रेट जीबीपी ऑब्लिक CHF का निकल के आ जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1.4655 इंटू 1.7620 डेट इज 2.5822 ऑब्लिक 1.4665 इंटू 1.7640 डेट इज 2.5869। तो हमारा फॉरवर्ड रेट भी हमको मिल गया। फॉरवर्ड रेट क्या हुआ हमारा, फॉरवर्ड रेट इधर से लिख लेते हैं 2.5822 ऑब्लिक 2.5869। आपके पास फॉरवर्ड रेट भी है और आपके पास स्पॉट्स रेट भी है। तो इसके बेसिस पे क्या आप स्वैप पॉइंट्स निकाल सकते हैं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके पास स्पॉट रेट क्या है, स्पॉट रेट आपके पास है 2.5850 का, और इधर है 2.5881 का। तो फॉरवर्ड में से स्पॉट रेट को माइनस कर दीजिए, देन स्वैप पॉइंट्स निकल जाएंगे 2.5822 माइनस 2.5850 डेट इज स्वैप पॉइंट आ गया इधर 0.00028 का, और इधर स्वैप पॉइंट्स आ गया 0.5869 माइनस 2.5881 डेट इज 0.0012 का। ये दोनों आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए इसमें लेस हुए होंगे, स्पॉट में लेस हुए जब हमको फॉरवर्ड मिला है। तो हमारे स्वैप पॉइंट्स आ गए 828/12, ठीक है, 28/12 पे। काफी अच्छा क्वेश्चन था। पार्ट 2 की वजह से LDR बनता है हमारा। पार्ट 1 तो बेसिकली आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 की वजह से LDR बनता है, क्योंकि क्रॉस
रेट्स का कॉन्सेप्ट इसने हमारा टेस्ट किया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म हो जाता है हिसाब से। 21 काफी चिल्लर क्वेश्चन है, खासियत करके खत्म करते हैं। 21 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है प्राइस ऑफ द बॉन्ड जस्ट बिफोर द मैच्योरिटी, आपको दे रखा है $5,000 का इसमें दे रखा है प्राइस बॉन्ड का, रिडम्पशन वैल्यू उसकी दे रखी है 5250, बेसिकली रिडम्पशन वैल्यू दे रखी है। देयरफॉर आपको कैपिटल गेन कितना हो गया इसमें, आपने खरीदा था जब उसकी वैल्यू $5,000 थी, कैपिटल गेन हो गया आपको इसमें $250 का कैपिटल गेन हो गया। दूसरा आपको बता रखा है इंटरेस्ट इस बॉन्ड ने आपको दिया है 350 का, मतलब इंटरेस्ट दिया 350 का, तो टोटल गेन कितना हो गया इस बॉन्ड से, आपको 250 का कैपिटल गेन हो गया प्लस 350 का आपको इंटरेस्ट मिल गया। आपने इनिशियल पैसा लगाया था $5,000 इंटू 100 करेंगे, देन आपका रिटर्न निकल के आ जाएगा। इसने आपसे बेसिकली पूछा ही क्या है, और डॉलर एप्रिशिएट हो जाता है आपका 2% से, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न। पहले तो हम कहते हैं अगर हमारा डॉलर एप्रिशिएट नहीं होता, बेसिकली यूएस इन्वेस्टर के लिए रिटर्न क्या होगा, यूएस इन्वेस्टर के लिए जो रिटर्न होगा वो कितना होगा आपका, यूएस इन्वेस्टर को डॉलर का एप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी तो करेंसी ही डॉलर है, डेट इज 12% का रिटर्न होगा आपका यूएस के इन्वेस्टर का। अगर मैं यहीं पे बात करूँ आपकी, अगर इंडिया का इन्वेस्टर है देन उसको बेनिफिट मिलेगा डॉलर के एप्रिसिएशन का, बिल्कुल मिलेगा सर। अगर मैं कहता हूँ इंडिया के इन्वेस्टर ने लेट इंडियन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है सपोज उसने जो इन्वेस्ट किया है ₹1 इन्वेस्ट किया है, देन उस केस में उस इंडिया के इन्वेस्टर ने क्या इन्वेस्ट किया है, सपोज एक काम करते हैं, इंडिया के इन्वेस्टर ने लेट से सपोज करते हैं हम $100 उसने इन्वेस्ट किए, बेसिकली इन्वेस्टमेंट डॉलर में ही होगी, तो $100 उसने इन्वेस्ट किए जिस पर उसको 12% का रिटर्न मिलेगा। 12% का रिटर्न मिलेगा तो उसका जो वैल्यू हो जाएगी उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वो कितनी हो जाएगी, $112 हो जाएगी, $112 हो जाएगी। लेकिन जब इसको वो कन्वर्ट इनटू इंडियन रुपीज में देन उसकी रिटर्न कितनी हो जाएगी, देन रिटर्न इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, सपोज जब उसने $100 इन्वेस्ट किए थे तब ₹100 इक्वल टू $100 थे, ये हम मान के चल रहे हैं। देन जब वो कन्वर्ट कराएगा अपने इंडियन रुपीज में, वो कन्वर्ट कराएगा तो वो कन्वर्ट कराएगा अपना कन्वर्ट कराएगा जो डॉलर है उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराएगा। तो उसमें आपको बताया कि जो डॉलर है आपका एप्रिशिएट हो चुका है, 2% से एप्रिशिएट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है कि जो आपका पहले $1 इक्वल्स टू ₹1 था, अब जब डॉलर आपका एप्रिशिएट हो जाएगा तो $1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2% हो जाएगा, इतने इंडियन रुपीज के इक्वल हो जाएगा, तो $1 इक्वल्स टू 1.02 इंडियन रुपीज के इक्वल हो जाएगा। तो $100 जो हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन करेंसी भी डॉलर है, बेस करेंसी भी जिसका कोड दे रखा है वो भी डॉलर है, देयरफॉर उसका रिटर्न कितना आ जाएगा, रिटर्न कहें या फिर हम कहें उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी उसकी आफ्टर कन्वर्जन, ऐसे लिखते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी उसकी, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी कन्वर्जन कराने के बाद, डेट इज $112 इंटू 1.02, डेट इज 112 इंटू 1.02 114.24 इंडियन रुपीज हो जाएगी। और उसने इनिशियली पैसा कितना लगाया था, $100 इक्वल टू ₹100 से, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसकी ₹100, देयरफॉर उसकी इंडियन इन्वेस्टर की रिटर्न कितनी हो गई, रिटर्न ऑफ इंडियन इन्वेस्टर हो गई आपकी 114.24 का उसको रिटर्न, मतलब टोटल वैल्यू हो गई उसकी ₹100 उसने लगाए थे, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, देन आपकी जो वैल्यू निकल के आती है, रिटर्न निकल के आती है 14.24% निकल के आती है। हमने तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, जो यूएस इन्वेस्टर की रिटर्न थी 12% की थी, तो हम मान के चलते हैं कि जो इंडियन इन्वेस्टर है उसने ₹1 इन्वेस्ट की, ₹1 इक्वल टू जब $1 था तो उसने $1 इन्वेस्ट किया, तो उसको 12% का रिटर्न उस पर मिला, तो उसका मतलब क्या है, उसका जो $1 था उसकी वैल्यू हो गई $1.02 हो गई, और $1.02 हो गई उसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की। और उसने बता रखा था कि जो डॉलर है वो आपका एप्रिशिएट हुआ है 2% से, देन $1 इक्वल टू 1.02 हो जाएगा आपका। तो इस डॉलर को जब वो कन्वर्ट कराएगा इंडियन रुपीज में, तो इंडियन रुपीज कितने हो जाएंगे, $1.02, कन्वर्जन करेंसी भी डॉलर है, कोड भी डॉलर का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.02 ये आपकी $1.12 हो गया है इसका,
$1.12 हो जाएगा इसका रिटर्न, क्योंकि डॉलर में 12% ऐड किया तो 1.12 कन्वर्ट कराएंगे इसको, और डॉलर जो है अप्रिशिएट हो गया 2% से, देयरफॉर कन्वर्जन जो होगा आपका वो 1.02 पे होगा। 1.12 इंटू 1.02 डेट इज जो ₹1 जो इंडियन रुपीज अब उसके मिलेंगे 1.1424 इंडियन रुपीज उसको वैल्यू हो जाएगी। और उसने लगाया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी 1.14 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ₹1 इंटू 1 इंटू 100 आप करेंगे, देन आपका 14.24 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। 100 को बेस मान के भी निकाल सकते हैं, जब आपने 100 इन्वेस्ट किए थे और आप ₹1 इन्वेस्ट किया है जब भी निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एज्यूम किया उसने ₹1 इन्वेस्ट किया था, ₹1 को इन्वेस्ट करके इन्होंने वैल्यू निकाली 14.24। आप ₹1 से भी निकाल सकते हैं, ₹100 से भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 भी हो गया, चिल्लर क्वेश्चन था काफी। 22 की बात करते हैं। देखिए 22, 23 और 23 के बाद 24, मतलब क्वेश्चन तो अभी काफी सारे हैं अपने पास करने के लिए, तो चिंता करते हैं। 22 की बात कर लेते हैं। 22 क्या कह रहा है हमसे, एक्सेल एक्सपोर्टर आर होल्डिंग एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट डॉलर, मतलब $1 लाख का उसका बिल है जो कि 60 डेज में ड्यू होने वाला है। तो दे वर वरीड अबाउट फॉलिंग यूएसडी डॉलर, मतलब बेसिकली एक एक्सपोर्टर है जिसको $1 लाख मिलने वाले आफ्टर 60 डेज उसको $1 लाख मिलने वाले, और उसको चिंता है कि जो यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू घट के 45.6 ना हो जाए, जो जिसकी जो यूएसडी जो करंट वैल्यू चल रही है, बेसिकली जो स्पॉट रेट चल रहा है $1 का वो चल रहा है 45.60, एंड दे हैव कंसर्न द एक्सपोर्ट सिग्नल हैव बीन प्राइस्ड एट एक्सचेंज रेट ऑफ 45.4। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, बेसिकली जब एक्सपोर्ट मतलब जो अपना माल सेल किया था, जिस डे पे सेल किया था, डेट ऑफ सेल, उस दिन जो एक्सचेंज रेट था वो था 45.5। अब वो उसको चिंता है कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू घट ना जाए, डेप्रिशिएट ना हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाएगी तो उसको नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे हो जाएगा, जो उसको पहले इंडियन रुपीज मिलने थे वो कम मिलेंगे, ठीक है। तो फर्म बैंकर हैव कोटेड 61 फॉरवर्ड रेट उसको बता रखा है कि जो उसका बैंकर है उसने उसको फॉरवर्ड रेट कोट किया है, एक्सपोर्टर के बैंकर ने फॉरवर्ड रेट कोट किया है $1 इक्वल टू 45.20 का। अब वो आपसे पूछा है रेट ऑफ डिस्काउंट कोटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने कितना डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसको फॉरवर्ड रेट कोट किया है। तो हम देखेंगे जो स्पॉट रेट चल रहा था उस दिन का, स्पॉट रेट चल रहा था $1 इक्वल टू 45.6, और जो बैंकर है उसने कोट किया 45.2, देयरफॉर उसने जो डिस्काउंट है वो कितना डिस्काउंट लेस करके फॉरवर्ड रेट ऑफर किया है 45.60 स्पॉट था, माइनस फॉरवर्ड रेट कर देंगे आप, डिवाइडेड बाय जो आपका स्पॉट रेट है, देन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते थे, फॉरवर्ड में से स्पॉट माइनस करके 45.2 डिवाइडेड बाय 45.6, तो आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा आपका इंटू 100, डेट इज 0.87719 0.87719% का डिस्काउंट उसके बैंक ने कोट किया है। अब इन्होंने इसी को प्रेजेंट किया है 365 डेज की फॉर्म में प्रेजेंट किया है, आप भी प्रेजेंट कर सकते हैं। 0.87719% का जो डिस्काउंट है वो 60 डेज के फॉरवर्ड रेट पे है, तो आप इंटू 365 डेज डिवाइडेड बाय 60 डेज, ये जो डिस्काउंट है वो आपका 60 डेज का डिस्काउंट है, तो डिवाइड करके 61 डे का डिस्काउंट मिल जाएगा, इंटू 365 कर देंगे, देन आपको जो डिस्काउंट मिल जाएगा वो 365 डेज का मिल जाएगा। बेसिकली प्रेजेंट इन्होंने पर एनम के बेसिस पे किया है, ठीक है, परसेंटेज पर एनम का इसको डिस्काउंट है। अब वो बात करते हैं द प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट द फॉरवर्ड सेल इज एग्रीड टू। अगर जो हमारा एक्सपोर्टर है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, डेट इज 45.2 में एंटर कर जाता है, देन उसको लॉस कितना होगा, ऑपरेटिंग लॉस कितना होगा, तो हम कहेंगे जो डेट ऑफ सेल जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उस दिन रेट चल रहा था आपका $1 इक्वल्स टू 45.5, और उसने जो फॉरवर्ड रेट एंटर किया है वो एंटर किया है $1 इक्वल टू 45.20, देयरफॉर उसको पर डॉलर लॉस कितना हुआ, लॉस पर डॉलर का कितना हुआ, उसको पर डॉलर का जो लॉस हो रहा है 45.20 माइनस 45.5 कॉन्ट्रैक्ट रेट में से जो आपका डेट ऑफ सेल का जो रेट है उसमें से माइनस कर देंगे, इतना ही तो हमारा ऑपरेटिंग लॉस होगा, तो माइनस 0.30 पर डॉलर का उसको लॉस होगा, पर डॉलर का उसको लॉस होगा, ठीक है। और टोटल ओवरऑल लॉस की हम बात करें तो उसको डॉलर रिसीव होने $1 लाख,
टोटल लॉस हम निकाल सकते हैं। टोटल लॉस कितना होगा उस बंदे को, एक्सपोर्टर को, टोटल लॉस होगा उसका 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.30, डेट इज 30,000 का उसको ओवरऑल लॉस होगा बिकॉज ऑफ उसने जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। ऑपरेटिंग लॉस में केवल हमको इतना देखना है, जो डेट ऑफ सेल का जो हमारा रेट है उस डेट ऑफ सेल के रेट से और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड रेट है उसमें हमारा कितना चेंज आया, वही हमारा ऑपरेटिंग लॉस होगा। ठीक है, अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको डेट ऑफ सेल का रेट दिया और स्पॉट रेट दिया और फॉरवर्ड रेट दिया और आपसे पूछा कि डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है आपका स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस ही हमारा होता है डिस्काउंट। ये चीज आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा इस हिसाब से खत्म हो जाता है। ठीक है, 23 एलडीआर क्वेश्चन है, ये एलडीआर क्वेश्चन है हमारा। तो 23 है हमारा क्वेश्चन एलडीआर। इसके बाद एक आध छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं जिनके बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके में डाल रखे हैं। देखिए 23 अभी सॉल्व करना है आपको या फिर कल के सेशन में सॉल्व करें, बताइए। वैसे 23 भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, चाहें तो अभी कर सकते हैं इसको। 24 भी चिल्लर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। 5 में भी कुछ ऐसा खास नहीं है। एक काम करते हैं फिर दोस्तों, कल के सेशन में ही कवर करते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको ब्रेक दूंगा, ब्रेक के बाद अगर कंटिन्यू भी कर पाऊँ तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा। तो फ्रेश माइंड से कल आएंगे और कल आते आते क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 को भी निपटाएंगे। सो आज के लिए सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।